कहानी धरती की, जहां धरती बोलेगी और हम सब सुनेंगे। एक ऐसा कार्यक्रम जो आपको ले जाएगा धरती के सफर पर, जहां विज्ञान के जरिए हम समझेंगे उसके पुराने रहस्य, बदलता स्वभाव और उनसे जुड़ी रोचक जानकारियां। हर एपिसोड में धरती का अतीत, वर्तमान और भविष्य एक आसान और दिलचस्प बातचीत के साथ। तो आइए आपको मिलवाते हैं हमारे अगले एपिसोड के गेस्ट से। डॉक्टर बिकिना, आप बीरबल साहनी पुरा विज्ञान संस्थान में रेडियो कार्बन डेटिंग लैब के प्रमुख हैं। अब ये रेडियो कार्बन डेटिंग क्या होती है? क्योंकि हम जब कहानियों में या किसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म में देखते हैं कि किसी खुदाई के दौरान कोई कंकाल मिला, कोई कपड़ा मिला, तो वैज्ञानिक उसकी रेडियो कार्बन डेटिंग करके बताते हैं ये कितने हजार या कितने लाख वर्ष पुराना है। तो आप ये कैसे करते हैं, ये जरा हमें समझाएं। हमारी रेडियो कार्बन डेटिंग लैब इन BSIB में हम फॉसिल सैंपल को C14 मात्रा मेजर करते हैं। उसको मेजर करने के बाद उसके अर्धायु हमको ऑलरेडी जानकारी है, तो ये दोनों चीज़ यूज़ करके हम निर्धारित रूप से बता सकते हैं कि वो प्राणी कितने साल पुरानी की थी और कितना साल पहले वो जीवित थी। तो हम लोगों को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सैंपल्स और कोई भी कंकाल मिलते हैं, उसमें से हम कोलाजन एक्सट्रैक्ट करते हैं, टूथ एनामल एक्सट्रैक्ट करते हैं, एंड ऑर्गेनिक रिमेन्स है तो ऑर्गेनिक रिमेन्स को हम ग्राफाइटाइजेशन करके उसको C14 मेजर करते हैं। आफ्टर मेजरिंग C14, मतलब C14 मेजर करने के बाद हम उसको कैलकुलेट करके बता सकते हैं नियमित रूप से वो फॉसिल कितने साल पुरानी की थी और कब वो लास्ट टाइम जीवित थी। डॉक्टर साहब, आपकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है आपके रेडियो कार्बन डेटिंग लैब की, बीरबल साहनी पुरा विज्ञान संस्थान की, और वो है मेवाड़ रेजिमेंट में महाराणा प्रताप का जो ध्वज है, जो फ्लैग है, उसको आपने डेट किया है। तो आपने इस झंडे को कैसे, इसकी रेडियो कार्बन डेटिंग की और यह बताया कि ये जो ध्वज है वो महाराणा प्रताप की सेना का है। सर, मेवाड़ रेजिमेंट आर्मी के जो कर्नल लेके आए थे, जो कॉटन की फ्लैग थी, तो कॉटन सीजनल प्लांट है, तो सीजनल प्लांट है तो उस साल पुराने की CO2 प्रकाश संश्लेषण के द्वारा रेडियो कार्बन एब्जॉर्ब कर लेती है। तो उसको हम कॉटन से क्लॉथ बनने के बाद हम वो डीके होने की प्रक्रिया से हम निकाल सकते हैं दैट उसका आयु नियमित रूप से कितना हो सकती है। तो ये मेवाड़ फ्लैग हमने एक्सट्रैक्ट किया था, हमने सेल्यूलोज एक्सट्रैक्ट करके उसको रेडियो कार्बन मेजर किए थे एंड हमको पता चला था 16th सेंचुरी की फ्लैग है वो। डॉक्टर बिकिना, आप आर्कटिक और अंटार्कटिक यानी दोनों ध्रुवीय क्षेत्रों में भारतीय तिरंगा फहरा चुके हैं। तो आप आर्कटिक और अंटार्कटिक दोनों क्षेत्रों में कौन से वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं? क्योंकि ये हमें आपके शोध से पता चला कि वहाँ भी जो हमारे ब्लैक कार्बन है, जो कार्बन के कण हैं, वो पहुंच चुके हैं और वहाँ की बर्फ को गला रहे हैं और वहाँ भी प्रदूषण फैला रहे हैं। सर, आर्कटिक में समर में फॉरेस्ट फायर्स, वाइल्ड फायर्स बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं। जब भी फॉरेस्ट फायर होती हैं वो फॉरेस्ट फायर के दौरान बहुत सारा ब्लैक पार्टिकल्स, सूट पार्टिकल्स एमिट होते हैं। ये हवा में शामिल होके हवा के साथ साथ वो आर्कटिक पहुंच के उधर बर्फ़ पे गिर जाती है। जैसे ब्लैक पार्टिकल्स बर्फ़ पे गिरते हैं, इसका सिंस ब्लैक पार्टिकल्स सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो आर्कटिक आइस जो मेल्टिंग है ना, वो ब्लैक कार्बन डिपॉजिटेड पार्टिकल की वजह से बहुत तेज़ी से बढ़ने की संभावना है। तो हम आर्कटिक में ये स्टडी करने के लिए गया था वाइल्ड फायर की इम्पैक्ट ऑफ दिस ब्लैक पार्टिकल्स ऑन वाइट स्नो, व्हाट इज इट, how much it could contribute to melting, Arctic melting। सेम चीज़ हम अंटार्कटिका में किए थे। फ़र्क इतना ही था, आर्कटिक में लोग रहते हैं, फॉरेस्ट वेजिटेशन है, तो उधर शॉर्ट डिस्टेंस में वो ट्रैवल करके आर्कटिक पहुंच के बर्फ़ पे ब्लैक पार्टिकल्स का मेल्टिंग इफेक्ट क्या है। बट सदर्न हेमिस्फीयर पे, ऑस्ट्रेलिया पे फॉरेस्ट फायर्स होते हैं समर में, दिसंबर टू फरवरी। साउथ अफ्रीका में फॉरेस्ट फायर्स होते हैं एंड ब्राज़ीलियन फॉरेस्ट फायर्स होते हैं। ये सदर्न हेमिस्फीयर में समुंदर पार करके आके अंटार्कटिका बर्फ पे गिरते हैं, तो उसका इफेक्ट क्या है ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसका सोर्सेस क्या हैं, हाउ फ्रीक्वेंटली दे आर कमिंग, एंड इसका क्या इफेक्ट हो सकता है, कितना तेज से बर्फ को मेल्ट कर सकती है। और डॉक्टर बिकिना, एक बहुत गंभीर समस्या है प्रदूषण की। जो देश की राजधानी दिल्ली है वो प्रदूषण के बहुत गिरफ्त में आ चुकी है और लखनऊ भी उसी कतार में है।
तो प्रदूषण के कौन गुनहगार हैं, आपकी रिसर्च में क्या निकल के आया है और इसके जो इफेक्ट हमें दिखाई दे रहे हैं वो भी बड़े गंभीर हैं। पहले चीज़ है सर, सर्दियों में हमको एग्रीकल्चरल रेसिड्यू जो है ना वो एक मेजर प्राइम फैक्टर है ब्लैक पार्टिकल्स हवा में एमिट होने के कारण। लाइक आप जैसे लकड़ी और चूल्हे जलाते हैं और सब्जी बनाते हैं और एग्रीकल्चरल रेसिड्यू को वेस्ट स्टबल बर्निंग बोलते हैं, तो इसको जलाने की वजह से जो सूक्ष्म कण जो ब्लैक पार्टिकल्स जो है हवा में एंटर हो रहा है वो ना ओनली उसी रीजन के लिए सीमित नहीं है, ये हवा में मिलके दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और नीचे बे ऑफ बंगाल तक इसकी हवा चली जाती है। एंड मैं बोलूँ दैट अगर आप दिल्ली में एमिट करते हैं ब्लैक पार्टिकल्स, ये 10 डिग्री साउथ ऑफ द इंडियन ओशन, हिंद महासागर में 10 डिग्री साउथ तक ये ट्रैवल करती है विद इन 7 डेज। तो इसका इम्पैक्ट कोई भी ब्लैक पार्टिकल हो हवा में, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है। इसका मतलब सनलाइट ब्लॉक हो रहा है, फोटोसिंथेसिस के लिए वो लाइट कम हो रहा है लैंड पे। एंड टाइम पे बारिश ना होना और रीजनल हीटिंग बिल्डअप होना अर्बन एटमॉस्फेयर में, ये ब्लैक कार्बन के एक साइड इफेक्ट है। इसके साथ साथ ब्लैक कार्बन का बहुत अनेक प्रकार की साइड इफेक्ट्स हैं, लाइक हेल्थ। इसका पार्टिकल साइज बहुत छोटा होने की वजह से ये हवा में आराम से हम अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में सांस लेने के टाइम पे हमारे बॉडी में इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। इसके वजह से आपको सिटीज़ में जो रहने वाले लोगों को हार्ट अटैक ज़्यादा आना, आस्थमा ज़्यादा आना और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में जो ब्रोंकाइटिस, आस्थमा, ये सब होने की संभावना ज़्यादा है। एंड रिसेंट स्टडीज़ ये भी बता रहा है बेबी फिटस आल्सो ब्लैक पार्टिकल्स पाया गया था पोल्यूशन के दौरान जो आया। तो पोल्यूशन में बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट इज नॉट प्रॉपर बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन कंटेनिंग ब्लैक पार्टिकल्स, इज वेरी टॉक्सिक। डॉक्टर श्रीनिवास के साथ रेडियो कार्बन डेटिंग लैब की इस रोचक चर्चा को सुनने के लिए आप इस मंगलवार 3 बजे सुनिए कहानी धरती की, जहां धरती बोलेगी और हम सब सुनेंगे, केवल रेडियो KGMU गूंज पर। तो ये थी एक झलक, लेकिन असली बातचीत अभी बाकी है। अगर आप इस विषय को थोड़ा और गहराई से समझना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ रेडियो KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज पर।